हेलो एवरीवन। तो गाइस जैसे कि आप जानते हो कि इस टाइम शार्क टैंक इंडिया काफ़ी ट्रेंड कर रहा है और उम्मीद है आपने भी काफ़ी सारे एपिसोड्स देखे होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आप किसी एक बिजनेस टर्म पे ज़रूर अटक गए होंगे कि इस टर्म का मतलब क्या होता है। तो मैंने सोचा गाइस क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए जिसमें सारे टर्म्स को एक ईजी एग्जाम्पल्स के थ्रू समझा दिया जाए। सो गाइस फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो पहला टर्म है गाइस हमारा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। गाइस ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन होता है टोटल सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन टोटल सेल्स इनटू 100। एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। गाइस मान लीजिए आपकी एक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। लास्ट मंथ आपकी टोटल 10 लाख की सेल्स हुई और उन मोबाइल फोन्स को बनाने में आपकी जो डायरेक्ट कॉस्ट गई वो मान लीजिए 4 लाख गई। तो आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है वो कितना हो गया 10 माइनस 4 अपॉन 10 इंटू 100 दैट इज 60%। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है आपको जो उस प्रोडक्ट को बनाने में डायरेक्ट कॉस्ट जो गई है, जैसे कि लेबर कॉस्ट, इक्विपमेंट कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट। इसमें बाकी के एक्सपेंसेस इंक्लूड नहीं होते लाइक मार्केटिंग, इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस, ये सब कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होती। नेक्स्ट टर्म है गाइस नेट प्रॉफिट मार्जिन। जो आपको लास्ट मंथ 10 लाख की सेल हुई उसमें से 4 लाख आपको मोबाइल बनाने में गया और मान लीजिए बाकी का 3 लाख आपको मार्केटिंग, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी इन सब में गया। तो आपका जो टोटल एक्सपेंसेस है वो कितना हो गया 7 लाख। सो आपको जो नेट प्रॉफिट मार्जिन होता है टोटल सेल्स माइनस total expenses upon total sale into 100 that is 10 minus 7 upon 10 into 100 that is 30%। नेक्स्ट टर्म है गाइस पोस्ट मनी वैल्यूएशन। मान लीजिए गाइस आप किसी एक इन्वेस्टर के पास गए और उसने कहा कि वो आपको आपके कंपनी में 10% शेयर के बदले आपको वो 1 करोड़ रुपए देगा। इसका मतलब उस इन्वेस्टर ने आपके कंपनी की जो वैल्यूएशन करी वो 10 करोड़ रुपीस करी। सो दैट इज पोस्ट मनी वैल्यूएशन। मतलब उसने अपने पैसा इन्वेस्ट करने के बाद आपकी कंपनी की जो वैल्यूएशन निकल करके आई दैट इज 10 करोड़, दैट इज पोस्ट मनी वैल्यूएशन। अब आता है नेक्स्ट प्री मनी वैल्यूएशन। प्री मनी वैल्यूएशन होता है इन्वेस्टर के इन्वेस्ट करने से पहले आपकी कंपनी की जो वैल्यू है उसको प्री मनी वैल्यूएशन कहा जाता है, क्योंकि इन्वेस्ट करने के बाद 10 करोड़ निकल करके आई और उसने इन्वेस्ट कितना करा 1 करोड़। तो आपकी जो कंपनी की प्री मनी वैल्यूएशन थी उस फंडिंग से पहले जो वैल्यू थी दैट इज 10 माइनस 1 दैट इज 9 करोड़ रुपीज। नेक्स्ट टर्म है गाइस हमारा ईसोप। ईसोप मींस एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान। गाइस काफी कंपनीज जो है कुछ परसेंटेज ऑफ शेयर्स जो है अपने एम्प्लॉयज के लिए रिजर्व रखती है। जब वो ज्वाइनिंग करते हैं तो उनको ये ईसोप जो है शेयर्स जो है दिए जाते हैं कुछ कंडीशंस के साथ कि वो एक फिक्स इंटरवल के बाद इनको रिडीम कर सकेंगे। इससे गाइस काफी बेनिफिट्स हैं। एक तो एम्प्लॉय को मोटिवेशन बनी रहती है कि अगर वो अच्छा काम करेंगे तो शेयर बढ़ेगा और उन्हें भी फाइनेंशियल बेनिफिट होगा। और सेकंड जो है जो कंपनी जो है अपने एम्प्लॉय को रिटेन करके रखती है, क्योंकि एम्प्लॉय को एक बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि अगर वो 6 महीने तक कंपनी में रुकेगा तो उसको वो उस शेयर्स को रिडीम कर सकेगा। तो इसलिए जो एट्रिशन रेट होता है वो कम होता है। सो गाइज अब नेक्स्ट टर्म निकल के आता है B2B दैट इज बिजनेस टू बिजनेस। मतलब जब एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन करती है उसे बिजनेस टू बिजनेस कहा जाता है। एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं एप्पल। गाइज एप्पल आईफोन्स बनाती है तो उसको बनाने के लिए उसे बैटरीज चाहिए, सेमीकंडक्टर्स चाहिए। तो वो जो है इंटेल से लेती है और बाकी कंपनी से लेती है। तो जो इंटेल का रिलेशन एप्पल के साथ है दैट इज बिजनेस टू बिजनेस। इंटेल जो है एप्पल को जो है प्रोसेसर प्रोवाइड कर रहा है, इस तरीके से पैनासोनिक जो है एप्पल को बैटरीज प्रोवाइड कर रही है। सो दैट इज बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट आता है हमारा B2C दैट इज बिजनेस टू कंज्यूमर। कोका कोला कंपनी की हेल्प से समझते हैं गाइस। कोका कोला जो है अपनी बॉटल्स को पहले होलसेलर्स को बेचती है, होलसेलर रिटेलर्स को बेचता है और फिर आप रिटेलर्स के पास जाकर के उस बॉटल्स को खरीदते हो। आप डायरेक्टली कोका कोला के वेबसाइट पर जाकर के उनसे नहीं खरीद सकते। सो दिस इज कॉल्ड B2C दैट इज बिजनेस टू कंज्यूमर। नेक्स्ट आता है गाइस हमारा D2C दैट इज डायरेक्ट टू कंज्यूमर। मान लीजिए गाइस आप नाइकी की वेबसाइट पर जाते हो और आप वहां से शूज खरीदते हो तो वो आपकी जो ट्रांजैक्शन है दैट इज D2C हो गई, बिकॉज नाइकी जो है डायरेक्ट अपना प्रोडक्ट कंज्यूमर को बेच रहा है दैट इज D2C। बट नाइकी जो है B2C में भी ऑपरेट करता है, वो अपने जो शूज हैं वो रिटेलर्स और होलसेलर की हेल्प से भी सेल करवाता है। सो मतलब नाइकी दोनों में ऑपरेट करता है, B2C में भी एंड D2C में भी। नेक्स्ट आता है गाइस हमारा बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप मतलब होता है गाइस जब कंपनी में जितना भी अभी तक इन्वेस्टमेंट हुआ है वो सारा का सारा फाउंडर्स का है, आपने बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं ली है, उसको कहते हैं बूटस्ट्रैप।
नेक्स्ट आता है गाइस हमारा सीड फंडिंग या फिर एंजल फंडिंग। गाइस क्या होता है, जब हमारा कोई स्टार्टअप प्री रेवेन्यू स्टेज पर होता है, मतलब अभी तक उसने कोई भी रेवेन्यू नहीं करी है और या फिर वो लाइसेंस या फिर किसी वैलिडेशन के लिए वेट कर रहा है और उसके अभी तक टोटल सेल्स जीरो है, तो इस स्टेज पर किसी के लिए स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना काफी मुश्किल होता है। तो इस स्टेज पर जो लोग एंटरप्रेन्योर और उसके आइडिया के बेस पर स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं, तो इस टाइप की फंडिंग को एंजल फंडिंग कहा जाता है और जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है उसे एंजल इन्वेस्टर कहा जाता है, क्योंकि ही इज लाइक अ फरिश्ता टू द एंटरप्रेन्योर। सो गाइज नेक्स्ट टर्म है प्राइवेट लेबलिंग। मान लीजिए गाइज आपकी खुद की एक कंपनी, एक ब्रांड है और आप उस ब्रांड के अंडर एक थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर के प्रोडक्ट्स को बेचते हो। बेसिकली आप उसके प्रोडक्ट्स पर अपना ठप्पा लगा करके बेच रहे हो, और अगर उस थर्ड पार्टी के प्रोडक्ट्स सिर्फ आप ही के ब्रांड के अंडर बेचे जा सकते हैं तो उसे प्राइवेट लेबलिंग कहा जाता है। Now coming to the next and the last term guys, that is white labeling. Guys white labeling बिल्कुल exactly same है प्राइवेट लेबलिंग की तरह, से डिफरेंस उसमें ये है कि जो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर है वो अपने प्रोडक्ट्स को डिफरेंट ब्रांड्स के अंदर बेच सकता है। तो मतलब सेम प्रोडक्ट मार्केट में अलग अलग नाम के ब्रांड्स के अंदर आ रहा है मार्केट में। सो गाइज दिस इज कॉल्ड व्हाइट लेबलिंग। सो गाइज उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो गाइज ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।